ऑलराइट, लेट्स बिगिन विद द क्लास। आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव है इंशाल्लाह कि हम ट्रिग्नोमेट्री की एक्सप्लेनेशन को जितना अच्छी तरह कर सकेंगे इंशाल्लाह करेंगे। तो सबसे पहली बात, इस बात से आगाज करूंगा क्लास का कि ट्रिग्नोमेट्री जो A2 का है उसका प्री रिक्विजिट P1 का ट्रिग्नोमेट्री है। लिहाजा P1 का ट्रिग्नोमेट्री आपका पक्का होना जरूरी है। P1 की ट्रिग्नोमेट्री में जितनी फाउंडेशंस जितनी बेसिक्स पढ़ाई जाती हैं वो सारी पक्की होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो एरिया आपका कच्चा होगा तो फिर A2 ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने में आपको दिक्कत महसूस हो सकती है। लिहाजा AS ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज पक्की होनी चाहिए और फिर उसके बाद A2 का जितना कंटेंट है जब वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो वो एडिशनल कंटेंट आपके लिए काउंट होगा। एक और बात यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, A2 का जो ट्रिग्नोमेट्री है ये प्योर क्वेश्चन के तौर पे ट्रिग्नोमेट्री में अगर देखा जाए तो प्योर क्वेश्चन तो इसके कम होंगे, लेकिन वैसे ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा A2 में आता है। कैसे आता है? डिफरेंशिएशन करेंगे उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व्ड है, इंटीग्रेशन करेंगे उसमें भी इन्वॉल्व्ड है, डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे उसमें भी इन्वॉल्व्ड है, जब न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन करेंगे तो उसमें ग्राफ्स भी इन्वॉल्व्ड हैं। तो ग्राफिकल वाला जो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, जैसे लॉग्स के अंदर हमने ग्राफ वाला पार्ट बात के लिए छोड़ा है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस के लिए छोड़ा है, इसी तरह ट्रिग्नोमेट्री में जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ्स हैं जो हमने किए साइन कॉस टेन के वो तो हमें पता है, लेकिन सेक कोसेक और कॉट के भी ग्राफ्स हमें सीखने हैं। वो ग्राफिकल एरिया इंशाल्लाह आपको न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन में जाके पढ़ाया जाएगा। तो बताने का मकसद ये है कि ट्रिग्नोमेट्री एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका इस्तेमाल पूरे तकरीबन P3 में आपको नजर आएगा। मतलब अब जो ट्रिग्नोमेट्री शुरू हुआ है तो समझ लें अभी एक तवील अरसे तक ट्रिग्नोमेट्री आपको देखना। सही है? तो इससे पता चलता है कि ट्रिग्नोमेट्री की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लिहाजा ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छी तरह समझना है, सीखना है और कोई एक कॉन्सेप्ट को भी जो है वो अनक्लियर नहीं छोड़ना। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री का आगाज करते हैं। हमने ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ी थी AS के अंदर तो हम तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इस्तेमाल करते थे। y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स एंड y इक्वल्स टू टेन एक्स। हम इनके ग्राफ्स भी बनाया करते थे और इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यूज भी किया करते थे वह वाइल सॉल्विंग इक्वेशन। साइन एक्स इक्वल्स टू हाफ, साइन एक्स इक्वल्स टू 1/√2 या मुख्तलिफ वैल्यू साइन के साथ कॉस के साथ, या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जब सॉल्व करने होते थे तो साइन कॉस और टेन का की इन्वॉल्वमेंट होती थी। अब जो है साइन कॉस और टैन की इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ तीन रेसिप्रोकल फंक्शंस भी हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। रेसिप्रोकल किसका रेसिप्रोकल? साइन का रेसिप्रोकल। तो साइन का रेसिप्रोकल होता है 1/sin, कॉस का रेसिप्रोकल होता है 1/cos, टेन का रेसिप्रोकल होता है 1/tan। तो इन तीनों रेसिप्रोकल फंक्शंस की भी कुछ नाम है। वो नाम क्या है तो देखते हैं। सबसे पहला है sec x, जिसकी फुल फॉर्म है सीकेंट। जैसे साइन है ना, साइन की फुल फॉर्म क्या होती थी? SINE। कोस, कॉस को हम कोसाइन का शॉर्टकट कॉस है और टेंजेंट का शॉर्टकट जो है वो टैन है। सिमिलरली सेक जो है वो सीकेंट का शॉर्टकट है, कोसेक कोसेक जो है वो कोसीकेंट का शॉर्टकट है। और कॉट जो है वो को टेंजेंट का शॉर्टकट है। अच्छा, अब सेक एक्स किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का जो रेसिप्रोकल है, यानी कि 1/cos x जो है उसे कहते हैं सेक एक्स। और जो साइन का रेसिप्रोकल है वो कहलाता है कोसेक एक्स। 1/sin x इज बेसिकली इक्वल टू कोसेक एक्स। और जो टेन का रेसिप्रोकल है यानी कि 1/10 वो कहलाता है कॉट एक्स। अच्छा, अब यहाँ कॉमन एरर की तरफ भी मैं आपको मुतवज्जो करूंगा। यहाँ कॉमन एरर क्या है? कॉमन एरर ये है कि बच्चा सेक को साइन के रेसिप्रोकल मान लेता है,
एस को एस से मैच करता है, कोसेक को कॉस का रेसिप्रोकल मान लेता है, और कॉट में मसला नहीं होता। सेक में, कोसेक में सेक को साइन से और कोसेक को कॉस से मिलाने की कोशिश करता है, एस को एस से और सी को सी से, लेकिन ये बात गलत है। सही तरीका क्या है इसका? इसका सही तरीका यह है कि आप याद करने के लिए थर्ड डिजिट जहन में बिठा दें, थर्ड डिजिट। तो सेक एक्स में थर्ड डिजिट है सी, कोसेक में थर्ड डिजिट है, थर्ड लेटर समझ लें, थर्ड लेटर है एस कोसेक में, और कॉट में थर्ड लेटर है टी। तो सी थर्ड लेटर विच मीन्स कॉस, थर्ड लेटर एस विच मीन्स साइन, थर्ड लेटर tan, थर्ड लेटर टी विच मीन्स tan। तो यहां से पता चला sec x 1 cos x होता है, cosec x 1 sin x होता है, और cot x 1 tan x होता है। तो तीन फंक्शन साइन, कॉस और टेन हम एएस में पढ़ा करते थे, उसके साथ इनके रेसिप्रोकल फंक्शंस भी अब हमें ए2 में देखने हैं। कॉस का रेसिप्रोकल सेक कहलाता है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक कहलाता है, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट कहलाता है। लेकिन इसके साथ जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये कि सेक की एग्जिस्टेंस कब नहीं है। तो हमने कहा सेक एक्स इज 1 cos x, बट cos x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यहां से पता चला कि जब cos x 0 हो जाए तो फिर उस वक्त sec x अनडिफाइंड होता है। अब सोचे ना, ये तो उसूल है मैथ्स का, डिनोमिनेटर शुड नेवर बी 0, 1/0 इज इनफाइनाइट। तो अगर sec x है तो 1/cos x, तो 1/0 इज इंफिनिटी। लिहाजा जब cos 0 हो sec x उस वक्त अनडिफाइंड होता है। सिमिलरली जब sin x 0 हो तो cosec x अनडिफाइंड होता है। लिहाजा यहाँ वाजे लिखा हुआ है sin x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। फॉर cosec x टू एग्जिस्ट sin x should not be equal to 0. Similarly for cot x to exist tan x should not be equal to 0, क्योंकि अगर tan x 0 हो जाए तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और मैथ्स के उसूल के मुताबिक डिनोमिनेटर 0 का मतलब होता है अनडिफाइंड, जो इन्फिनिटी भी जिसे हम अक्सर कहते हैं। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है सवाल में किस तरह से हमें पूछा जाएगा। तो अभी ये सेक, कोसेक और कॉट को इन्वॉल्व करते हुए कुछ आइडेंटिटीज आएंगी जो हम देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हमारे लिए जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करना आता हो। तो एएस में जब हमें इक्वेशन सॉल्विंग आती थी तो सिर्फ साइन और कॉस और टेन इन्वॉल्व होते थे, लेकिन अब जब इक्वेशन की सॉल्विंग आएगी तो उसमें कॉट, सेक और कोसेक सब इन्वॉल्व होंगे। सवाल ये पैदा होता है सर, क्या कैलकुलेटर में सेक, कोसेक, कॉट के फीचर्स हमें पाए जाते हैं, क्या मिलते हैं हमें कैलकुलेटर में? जवाब नहीं, कैलकुलेटर में सेक, कोसेक, कॉट आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब जब आपको सेक, कोसेक या कॉट वाला ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करने को कहा जाएगा तो आप पहले उसे साइन, कॉस या टेन में कन्वर्ट करेंगे। रेसिप्रोकल फंक्शन जब सॉल्व करने को आएगा, रेसिप्रोकल फंक्शन जब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में रेसिप्रोकल फंक्शन इन्वॉल्व होगा तो आप पहले नॉर्मल फंक्शन में उसे कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आप एएस की ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हुए इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। अब ये बात को हम समझते हैं। अब एक तरीका ये है इसका कि आप कॉटेक्स की जगह लिखें 1/10x, कॉटेक्स क्योंकि 1/10x होता है, तो एक तरीका ये है कि आप लिखें 1/10x इज इक्वल्स टू 4/3, और फिर अगले स्टेप में आप लिखें क्रॉस मल्टीप्लाई करके 10x इज इक्वल्स टू 3/4। लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूं कि ज्यादा बेहतर ये है कि आप इस चैनल के थ्रू आए, इससे बेहतर डायरेक्ट आप ये काम कर लें। कैसे कर लें? आपको ये बात पता है कि कॉटेक्स और tan x एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। तो कॉटेक्स अगर 4/3 है तो tan x क्या होगा? 3/4। बताने का मकसद ये है कि ये जो स्टेप है ये आप कर ले तो आपको गुना नहीं मिलेगा, लेकिन ये स्टेप ओमिट किया जा सकता है, क्योंकि
इससे एक स्टेप, एक इजाफी वर्किंग आपको करनी पड़ रही है, एक स्टेप इजाफे में, एक स्टेप का इजाफा हो रहा है। तो ज्यादा बेहतर है आप डायरेक्ट क्या करेंगे, कॉट एक्स 4/3 है तो टेन एक्स जो है वो 3/4 हो जाएगा। अच्छा, अब जब टेन एक्स 3/4 है तो आपको फिर सिखाया जाता था ASTC, एड शुगर टू कॉफी, ऑल सिल्वर टी कप्स, मुख्तलिफ अंदाज में इसे याद करवाया जाता है। तो अब जब ASTC की बात हो रही है तो पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। तो ये चार क्वाड्रेंट्स हैं और चारों क्वाड्रेंट्स में जो है वो कौन कौन पॉजिटिव होता है ये हमें पता है, और इसके अलावा जो बाकी दो फंक्शंस हैं वो नेगेटिव होते हैं। अच्छा, एक और बात मैं बताता चलूं, ऑल पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि तमाम फंक्शंस, छह के छह, अब तीन नहीं छह हो गए फंक्शन, साइन कॉस टैन, और साथ उनके रेसिप्रोकल सेक कोसेक और कॉट। ऑल पॉजिटिव का मतलब ऑल सिक्स पॉजिटिव। अच्छा, अब ये सेकंड क्वाड्रेंट है साइन पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव है तो सोचें उसका रेसिप्रोकल कोसेक भी पॉजिटिव होगा। तो एस का मतलब क्या होता है साइन, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक, तो साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होंगे। अच्छा, टी में टेन भी पॉजिटिव होगा और टेन का रेसिप्रोकल कॉट वो भी पॉजिटिव होगा, और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होगा तो कॉस के साथ साथ उसका जो रेसिप्रोकल है सेक वो भी पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब जहां जो फंक्शन का नाम लिखा हुआ है वो वाला फंक्शन, उसका रेसिप्रोकल फंक्शन, दोनों के दोनों उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। अच्छा, अब स्टेप्स क्या थे जरा रिकॉल करते हैं। tan of an angle is 3/4, so tan is positive in first and third quadrant। और फिर पहला स्टेप आपका होता है कि आप जो है बेसिक एंगल निकालते हैं। बेसिक एंगल होता है अल्फा। बेसिक एंगल निकालने के लिए अगर नेगेटिव होता है तो उसे इग्नोर करते हैं, यहाँ नेगेटिव नहीं है तो tan इनवर्स 3/4। अब यहाँ से आप बेसिक एंगल निकालने, उसूल बताया गया था कि आपको वर्किंग क्या बताया था, एंगल इन डिग्रीज के लिए वर्किंग आपको 3 डेसिमल प्लेसेस में करनी होती है, और आपका जो फाइनल आंसर है वो 1 डेसिमल प्लेस में आता है। क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का हम बेसिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो ये सारी स्किल्स हमारे पास होनी चाहिए, तो मैं रिवीजन के तौर पे ये सारी बातें बता रहा हूँ। tan इनवर्स 3/4 अगर कैलकुलेट कर लें तो 36.8693 थ्री डेसिमल प्लेस में बन रहा है, जो कि फिर राउंड ऑफ होके 870 बन जाएगा। अच्छा, फिर हमें पता है कि पहले क्वाड्रेंट में थीटा अल्फा के बराबर है, दूसरे क्वाड्रेंट में 180 माइनस अल्फा, तीसरे में 180 प्लस अल्फा, और चौथे में 360 माइनस अल्फा। लिहाजा यहाँ पर जो है वो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट है, और डोमेन भी देखना जरूरी है कि डोमेन हमारा 0 से 360 तक ही है। लिहाजा यहाँ हमारे जो एक्स, यहाँ थीटा नहीं है एक्स है, तो एक्स के दो आंसर होंगे, एक पहला क्वाड्रेंट वाला आंसर विच इज 36.870, और फिर अगला आंसर होगा 180 प्लस अल्फा, तो 180 प्लस करूंगा तो ये हो जाएगा 216.87 डिग्री। लेकिन आंसर हमेशा हमें 1 डेसिमल प्लेस में देना होता है, यहाँ तो बिल्कुल सिंपल था, लेकिन मैं 3 डेसिमल प्लेस की आदत इसलिए बनाता हूँ कि अगर यहाँ एक्स की जगह 2x होता, 3x होता या कुछ और होता तो फिर आपको अकॉर्डिंगली डिवाइड करना पड़ता, फिर आप कम एक्यूरेसी पे काम करते तो एरर के चांसेस होते और आपका आंसर सही नहीं आता। लिहाजा वर्किंग आपने 3 डेसिमल प्लेस में करनी है, फाइनल आंसर 1 डेसिमल प्लेस में देना है। अब जरा कैलकुलेट करें आप, तो 36.87 जो है दैट वुड बिकम 36.9 डिग्री और 216.9 डिग्री। ये 1 डेसिमल प्लेस में आपके दो आंसर्स हैं, विद इन डोमेन यही दो आंसर्स हैं, इसके अलावा कोई और आंसर आपका डोमेन के अंदर लाए नहीं करता। तो ये, जैसे आपको मैंने कॉटेक्स का एग्जांपल दिया कि कॉटेक्स अगर दिया हुआ है तो अगर सेकेक्स दिया हुआ होगा, लेट सपोज सेकेक्स आ गया, सेकेक्स इज 3/2, तो फिर आप सबसे पहले क्या कहेंगे, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो आप बोलेंगे कॉस एक्स
इज 2/3। cos x क्या हो जाएगा? cos x वुड बी 2/3। तो sec और cosec एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो sec x 3/2 है, तो cos x 2/3 हो जाएगा। फिर वही सारा सिस्टम फॉलो होगा। cos इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, और फिर अकॉर्डिंगली जो है वो आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये सिर्फ इजाफी तौर पे मैंने बताया कि कोई भी रेसिप्रोकल फंक्शन दिया हो उसे नॉर्मल फंक्शन यानी कि साइन कॉस टेन में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद उस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। सही है। तो ये पहला एस्पेक्ट ट्रिग्नोमेट्री का रेसिप्रोकल फंक्शन के हवाले से, जिसको हम इंशाल्लाह फिर जरूरत पड़ेगी तो आगे देखते रहेंगे। लेकिन अभी हमें जो है पहला एस्पेक्ट जो समझना था वो अल्लाह के फजल से हमने समझ लिया। इसके बाद नेक्स्ट एस्पेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की तरफ मैं बढ़ूंगा। उससे पहले आप ये कॉपी कर लें, और कॉपी करने के बाद एक्नॉलेज कर दें डन एंड क्लियर। क्लियर एंड डन मतलब समझ भी आ गया सर, क्लियर भी हो गया, और मैंने कॉपी भी कर लिया। और किसी का कोई डाउट अगर हो, कुछ पूछना चाह रहा हो, तो चैट पे भी पूछने की सहूलत है, और आप रेज हैंड करके भी पूछ सकते हैं लाइव। सही है। तो अब यहाँ तक कॉपी कर लें, तो फिर इंशाल्लाह मैं आगे की जाने बढ़ता हूँ। कॉपी करके क्लियर एंड डन जरूर लिख दें। अच्छा, यहाँ एक सवाल आया जिसको मैं क्लियर करना चाहूंगा, जो बहुत ज़रूरी है क्लियर करना, कि रेसिप्रोकल फंक्शन और इनवर्स फंक्शन बच्चे मिक्स कर देते हैं। यहाँ मैंने इनवर्स का जिक्र नहीं किया। कोई मुझे कह रहा है कि सर tan इनवर्स एक्स क्या कॉटेक्स होता है? tan इनवर्स एक्स कॉटेक्स नहीं होता। इनवर्स एंड रेसिप्रोकल दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, याद रखें ये बात। रेसिप्रोकल का लफ्ज यहाँ लिखा हुआ है, इनवर्स का नहीं लिखा हुआ। बच्चे मिक्स कर देते हैं, कहते हैं इनवर्स रेसिप्रोकल, सेक का कॉस का इनवर्स सेक होता है। ओ भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉस इनवर्स एक्स अलग चीज है, 1/cos एक्स अलग चीज है। साइन इनवर्स एक्स अलग चीज है, 1/sin एक्स अलग चीज है। tan इनवर्स एक्स अलग चीज है, 1/tan एक्स अलग चीज है। दोनों में फर्क है, याद रखें।
ट्रिग्नोमेट्री के जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो डिफरेंट है और रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफरेंट है। रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के नाम सेक, कोसेक और कॉट है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स वो एक डिफरेंट चीज है जो हम एंगल निकालने के लिए इन्वर्स करते हैं। सही है। तो यहां तक अल्लाह के फजल से हमने बात को समझ लिया। ये एक एस्पेक्ट है जिसका सबका क्लियर भी हो गया। अगर आप स्क्रीनशॉट यहाँ तक लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं आगे की जाने बढ़ रहा हूँ। अच्छा, अब नेक्स्ट एस्पेक्ट की जाने बढ़ते हैं और वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऐसी हैं जो हमने एएस में देखी। सबसे पहली आइडेंटिटी हमने देखी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज आइडेंटिकल टू 1, और दूसरी आइडेंटिटी हमने देखी tan x इज आइडेंटिकल टू sin x अपॉन cos x। लेकिन यहाँ भी इस बात को मेंशन करना जरूरी है कि cos x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब ये वाली दो जो हमने पढ़ी हुई है ना, इन्हीं से बाकी तीन डिराइव हुई हैं। और याद रखें जहां मैं MF19 लिखता हूं उसका ये मतलब होता है कि ये फॉर्मूला शीट MF19 में मौजूद है। आपकी फॉर्मूला शीट का नाम है MF19, जो आपकी तमाम बुकलेट्स में अटैच्ड भी है। तो जो MF19 की फॉर्मूला शीट है उसके अंदर ये पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मौजूद हैं। इससे ये पता चलता है कि जब क्योंकि ये इसकी एप्लीकेशन इंटीग्रेशन के पहले पार्ट में अक्सर यूज हो रही होती है, इंटीग्रेशन में इस्तेमाल होता है, डिफरेंशिएशन में इस्तेमाल होता है, ट्रिग्नोमेट्री में इस्तेमाल होता है। तो ये हमें ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी जो है ना यूज होती रहेंगी। तो लिहाजा कभी भी ट्रिग्नोमेट्री से इन्वॉल्व हुआ हुआ इक्वेशन देखे ना और फंसे और आपको समझ ना आ रहा हो, तो आप MF19 का ये वाला पेज खोल लिया करें जिसमें ये पांच आइडेंटिटीज लिखी होती हैं। अब मैं आपको बताता चलूं कि ये पहली वाली दो आइडेंटिटीज आपने देखी हैं, ये बाकी जो तीन आइडेंटिटीज है ना ये इसी से डिराइव्ड है। ये बाकी तीन आइडेंटिटीज पहली दो आइडेंटिटीज से ही डिराइव्ड है। कैसे? तीसरी तो आपके सामने वाजे तौर पे आ रही है। tan x जो है वो sin x अपॉन cos x होता है। शायद cot x वाली मौजूद नहीं है फॉर्मूला शीट में, मुझे सही से याद नहीं है। तो cot x जो है अंडरस्टूड इसलिए कि वो cos अपॉन साइन है, क्योंकि हमें पता है कि cot जो है वो tan का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। 1 अपॉन tan x जो है वो cot x होता है। तो cot क्योंकि tan x का रेसिप्रोकल होता है, लिहाजा tan x इज sin x अपॉन cos x, तो cot x वुड बी cos x अपॉन sin x। उसका उल्टा है, सीधे सीधा रेसिप्रोकल है, इनवर्स नहीं है, रेसिप्रोकल है। सही है, सही टर्मिनोलॉजी पे बात किया करें। तो पहली दो हमें पता थी, इस दूसरी से कनेक्शन में तीसरी निकल आई। दूसरी से कनेक्शन में तीसरी निकल आई cot x, जो कि cos अपॉन साइन हो गया, साइन अपॉन cos का रेसिप्रोकल। और क्योंकि डिनोमिनेटर में sin x आ गया तो हमने कहा sin x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अच्छा, अब चौथी वाली कैसे निकली और पांचवी वाली कैसे निकली? तो चौथी वाली निकली है इंटायर इक्वेशन को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करके, इंटायर पहली वाली आइडेंटिटी को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करके। तो जो आइडेंटिटी नंबर 1 है ना, उस पूरी को अगर आप डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स कर लें तो चौथी वाली आ जाएगी। सिमिलरली अगर आप पूरी आइडेंटिटी 1 को डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कर लें तो पांचवी वाली आ जाएगी। डेरिवेशन आपसे कोई नहीं पूछ रहा, ये आपकी नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूं। लेकिन एग्जामिनेशन के अंदर आपसे ये पूछा जाएगा, आपको ये इस्तेमाल करनी होगी और ये दोनों फॉर्मूला शीट में मौजूद है। तो आपकी नॉलेज के लिए आपको पता हो कि ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बुनियादी हैं और इन्हीं से बाकी डिराइव हुई हैं। तो cot x होता है cos ओवर साइन, tan x होता है sin ओवर cos, और sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स ऐड करके 1 के बराबर होता है। तो चौथी वाली को देखते हैं, पहली वाली को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं। तो आप देखें जरा, sin स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स एंड 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स। अब जरा देखें, sin अपॉन cos क्या होता है? tan होता है। तो sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स क्या होगा? tan स्क्वायर एक्स। साइन अपॉन कॉस tan होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स होगा। कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स 1 होगा।
और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स देखें टेन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स देखें 1, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स देखें सेक स्क्वायर एक्स। इससे पता चला कि पहली आइडेंटिटी को पूरे को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं तो चौथी वाली आइडेंटिटी आ जाती है। अब देखें, ये अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, टेन एक्स जो है वो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है। तो अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूं तो टेन स्क्वायर एक्स जो है वो आइडेंटिकल होगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में आइडेंटिकल हो जाएंगे। सिमिलरली 1 अपॉन सेक एक्स कॉस एक्स से आइडेंटिकल है। तो इसका मतलब अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूं तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 ही होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो इसका मतलब कॉस स्क्वायर एक्स इज आइडेंटिकल टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। तो मैंने कहा अगर इस एरिया में किसी को कंफ्यूजन हो तो वो भी क्लियर हो जाए। तो पहली वाली आइडेंटिटी पूरी जब कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड हुई तो चौथी वाली आ गई, पहली वाली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड हुई तो पांचवी वाली आ गई। आइए देखते हैं, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है, 1। कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉट स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन साइन क्योंकि कोसेक होता है तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। यहां से पता चला कि ये पांचवी वाली आइडेंटिटी जो है ये पहली वाली आइडेंटिटी को साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करके हासिल होती है। सही है। तो ये डेरिवेशन तो आपसे कोई नहीं पूछेगा, ये मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया, लेकिन आपको भारत पता होना चाहिए आपकी नॉलेज के लिए। तो ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो पांचों की पांचों MF19 में मौजूद हैं, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी आपको कहाँ अप्लाई करने की जरूरत है, और वो प्रैक्टिस के साथ इंशाल्लाह आपको समझ आ जाए। यहाँ तक कॉपी कर लें, और अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो चैट पे टाइप कर सकता है। चलें, ये तो छोटी सी चीज थी, कॉपी कर ली होगी आप लोगों ने। लेट्स मूव फॉरवर्ड। कॉपी हो गया सबका। कॉपी करने की आदत बना लें, कॉपी करने के बाद लिख दिया करें डन। चले सही है, तकरीबन का हो चुका, तो यकीनन थोड़ा सा ही लिखना था। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 1, कुछ एग्जाम्पल्स इससे रिलेटेड देखते हैं ताकि हमें थोड़ी क्लैरिटी आए। हमें एग्जामिनर कहता है सॉल्व द इक्वेशन tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 4 फॉर 0 to 360। तो
हमने फौरन से कहा कि यार tan cot दोनों एक साथ इन्वॉल्व हो, कुछ बात समझ नहीं आ रही, दोनों तो सॉल्व हो नहीं सकते। याद रखें जब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो और उसमें एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो, तो हम सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि हम कोई आइडेंटिटी ना लगाएं या हम एलसीएम ना ले लें। तो यहाँ दोनों या तो टेन हो, या मतलब पूरा इक्वेशन टेन में हो या पूरा इक्वेशन कॉट में हो, ये भी हो सकता है। और बाज औकात मल्टीपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक साथ इक्वेशन में होते हैं, और फिर कुछ हमें करके आइडेंटिटी वगैरह लगा के एलसीएम लेके या कुछ करने के बाद हमें उसको सिंप्लीफाई करना होता है और किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे लाना होता है ताकि सॉल्विंग में आसानी हो जाए। तो यहाँ पर कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि टैन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल फंक्शंस हैं। तो टैन थीटा जो है वो अपनी जगह मौजूद, कॉट थीटा को हमने लिख दिया 1/tan थीटा। आइडेंटिटी ये कॉट थीटा इज 1/tan थीटा, और दिस इज आइडेंटिकल टू, दिस इज इक्वल टू 4, इक्वेशन है। अब जब मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम होगा tan थीटा, और ये हो जाएगा tan² थीटा। तो tan² थीटा +1 इज इक्वल टू 4। अब जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा tan² थीटा +1 इज इक्वल टू 4 tan थीटा। और इसको अगर मैं एक जगह लेके आ जाऊं तो ये हो जाएगा tan² थीटा -4 tan थीटा +1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये एक tan थीटा का इक्वेशन हमारे सामने आ गया, राइट। अब हमें तो tan थीटा निकालना था, तो अब क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन है tan थीटा वाला, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन tan थीटा है। तो अगर आपको यहां से कंफ्यूजन हो रही हो तो आप जो है tan² थीटा -4 tan थीटा +1 इक्वल टू 0 है, तो आप अगर कंफ्यूजन है आपको तो आप एक काम कर सकते हैं, लेट tan थीटा इज इक्वल्स टू a कर लें। फिर आप इसको कह दें a² -4a +1 इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉर्मल है जो आपको नजर आ रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फैक्टराइजेबल है, क्या इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग होगी। तो आप फौरन से कहेंगे कि यार इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग तो नहीं हो रही, ये जो इक्वेशन है इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग तो नहीं हो रही, लिहाजा यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी। तो फिर मैं क्या करूंगा कि मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू ए की वैल्यू निकाल लूंगा। ए इक्वल्स टू -b, तो माइनस और -4 इज 4, प्लस माइनस रूट ऑफ b² -4ac, b² हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16, b² -4ac अपॉन 2a, सही है। b प्लस माइनस रूट ऑफ b² -4ac अपॉन 2a। और यहां से अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास a के जो आंसर्स आते हैं वो कौन से आते हैं भाई, 4 +-16 -4 इज 12 अपॉन 2। अब यहां से दो रूट्स आ रहे हैं आपके पास, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करके डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो एक ए की वैल्यू आएगी 4 डिवाइडेड बाई 2, जो कि 5 सिग्निफिकेंट फिगर में मुझे वर्किंग करनी होगी, सही है। 0.26795, और दूसरी ए की वैल्यू आ जाएगी 4 + √12 डिवाइडेड बाई 2, जो कि 3.7321 हो जाएगी। अब ये दो वैल्यूज आ जाएंगी, सही है। और ये दोनों वैल्यूज क्या हमारा फाइनल आंसर होगा, ऑफ कोर्स नॉट। क्यों, क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन जो सॉल्व करना है वो ए वाला इक्वेशन नहीं है बल्कि वो थीटा वाला इक्वेशन है।
तो tan थीटा को हमने a से सपोज किया था, राइट। जब a आ गया तो नाउ वी हैव टू फाइंड tan थीटा, मतलब tan थीटा लिखेंगे तो tan थीटा की एक वैल्यू हो जाएगी 0.26795 और एक हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू 3.7321। अच्छा, tan थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, तो पहला आंसर भी हमारा पॉजिटिव आ रहा है। प्रीवियसली मैंने ये कहा था, जी जी बिल्कुल, मैंने गलती से 5 सिग्निफिकेंट फिगर कह दिया। वर्किंग हमारी 3 डेसिमल प्लेसेस में होगी। हाँ, अगर एंगल इन रेडियंस है ना तो 5 SF वर्किंग, ये भी मैं लिख देता हूँ। अगर रेडियंस है तो वर्किंग 5 SF और फाइनल आंसर 3 SF। और अगर वर्किंग इन डिग्रीज है, एंगल इन डिग्रीज की कैलकुलेशन है, तो वर्किंग 3 डेसिमल प्लेसेस एंड फाइनल आंसर 1 डेसिमल प्लेस। अब यहाँ यहाँ जो है हाँ, लेकिन यहाँ पर जो तुम सवाल कर रहे हो उसका सवाल का जवाब ये है कि मैंने 3 डेसिमल प्लेसेस कहा था, लेकिन डिग्री के एंगल के लिए कहा था। ये एंगल इन डिग्री, ये एंगल थोड़ी है डिग्री में, ये तो एक ही वैल्यू है। तो tan थीटा इज इक्वल टू अ पर्टिकुलर वैल्यू, tan थीटा इज इक्वल टू अनदर वैल्यू। तो ये जो नंबर्स हैं जो कि एंगल इन डिग्री नहीं है, एंगल इन डिग्री के अलावा चाहे रेडियन हो चाहे नॉन एंगल्स हो, चाहे एंगल इन रेडियन हो चाहे नॉन एंगल्स हो, वर्किंग 5 SF में करनी है, फाइनल आंसर 3 SF में देना है। और एंगल इन डिग्री यानी कि जब मैं थीटा निकालूंगा तो थीटा की वर्किंग में करूंगा 3 डेसिमल प्लेस और फाइनल आंसर 1 डेसिमल प्लेस। लेकिन थीटा की कैलकुलेशन से पहले जो वर्किंग हो रही है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से उसमें जो ए की वैल्यूज आ रही है वो 5 SF में दूंगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। पहले आप निकाल लेंगे अल्फा और फिर आप निकाल लेंगे थीटा, और थीटा के दो आंसर हो जाएंगे, एक हो जाएगा अल्फा और एक हो जाएगा 180 प्लस अल्फा। दो आंसर आपके यहाँ से आ जाएंगे थीटा के, और सिमिलरली फिर यहाँ से भी आपके दो आंसर आ जाएंगे। वही कॉर्ड सिस्टम है सारा, फर्स्ट एंड थर्ड, और फिर अल्फा निकलेगा tan इनवर्स करके, और फिर थीटा के आंसर आएंगे अल्फा और 180 प्लस अल्फा। तो यहाँ से हमें पता चला कि हमारे पास कुल मिला के 4 आंसर्स आएंगे। ये भी हमारा आंसर बनेगा और ये भी हमारा आंसर बनेगा। कुल मिला के देयर वुड बी 4 आंसर्स, राइट। तो 4 आंसर्स होंगे और हम 4 आंसर्स को चारों को देना पड़ेगा, वरना हमारे मार्क्स कट जाएंगे। अगर डोमेन कुछ और होगा तो डोमेन के हिसाब से फिर शायद और आंसर्स भी हमें देने पड़ जाएं। ये वाला एग्जाम्पल क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं है? कॉपी कर लें और क्लियर एंड डन लिख दें ताकि फिर जो है हम आगे बढ़ जाएं। सर ये 180 प्लस अल्फा भी पढ़ते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट होता है ना बेटा, tan जो है वो पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाइन बनती है, भूल गए? पहले क्वाड्रेंट में अल्फा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है 180 प्लस अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस अल्फा, फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 माइनस अल्फा। ये तो एएस ट्रिग्नोमेट्री है जो कि आपको यकीनन अभी अपेयर भी नहीं हुए सीआई के एग्जाम में, एएस का एग्जाम आपको देना भी है, तो ये बात आपको याद होनी चाहिए।
अच्छा, अब इसको समझने के लिए सेकंड एग्जांपल भी देखें। देखिए, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई हुई, tan स्क्वायर थीटा में हमारा इक्वेशन बन गया। अब अगर मैं सेकंड आइडेंटिटी की जाने बढ़ूँ, ओ सॉरी, सेकंड इक्वेशन और एग्जांपल की जाने बढ़ूँ, तो सॉल्व द इक्वेशन 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 5। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार यहाँ पर कैसे मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आऊँ, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। तो आप फॉरन से जब आइडेंटिटीज में आएंगे तो आपको नजर आएगा कि सेक स्क्वायर एक्स या थीटा को हटाने के लिए आप 1 प्लस tan स्क्वायर लगाएंगे। तो सेक स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो आप यहाँ लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 टाइम्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 5। फिर जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 5। और जब एक तरफ लेकर आ जाते हैं तो 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा और प्लस 2 माइनस 5 इज माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ अगर आप फैक्टर्स देखें तो यहाँ मिडलटर्म ब्रेकिंग भी हो रही है। अब अगर आप मिडलटर्म ब्रेकिंग डायरेक्ट करना चाहते हैं, जैसे ऊपर भी मैं आपको ये ऑप्शन दे सकता था कि आप लेट ना करते, डायरेक्ट आप यहाँ पर लिख देते tan थीटा इज इक्वल टू दिस। तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट ए के आंसर्स नहीं आते, डायरेक्ट tan के आंसर्स आते और आप डायरेक्ट सॉल्व कर देते। तो सपोजिशन जरूरी नहीं होती, अगर आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट अप्रोच कर लें। अच्छा, अब सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 5, इसको जब हमने खोला तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब अगर कोई कंफर्टेबल है उसको ए बनाने पर तो वो ए बना ले, डायरेक्ट करना चाहता है डायरेक्ट कर ले। तो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3 टू द 6 होता है, तो 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 2 tan थीटा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये एक फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि मैंने मिडलटर्म ब्रेकिंग से कर लिया। अब मैं यहाँ अगर tan थीटा को कॉमन ले लूँ, ये हो जाएगा 2 tan थीटा माइनस 3, और यहाँ अगर मैं प्लस 1 को कॉमन ले लूँ, यानी कि कुछ कॉमन तो है नहीं, तो प्लस 1 लिख लूंगा। 2 tan थीटा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब दो ब्रैकेट्स आ गए, एक ब्रैकेट आ गया tan थीटा माइनस 1 और एक ब्रैकेट आ गया 2 tan थीटा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक है tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 और दूसरी है tan थीटा इज इक्वल्स टू 3/2। सॉरी, प्लस 1 लिखना है, tan थीटा इज इक्वल्स टू प्लस 1, लिहाजा यहाँ माइनस 1 हो जाएगा। सही, थैंक यू फॉर गाइडिंग। दिस इज tan थीटा इज इक्वल्स टू -1। सही है, tan थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, tan थीटा इज -1 और tan थीटा इज 3/2। सही है, थैंक यू। अच्छा, अब जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो tan थीटा -1 किन क्वाड्रेंट्स में होता है? सेकंड एंड फोर्थ। और एक tan थीटा पॉजिटिव किन क्वाड्रेंट्स में होता है? फर्स्ट एंड थर्ड। सही है। अच्छा, अब यहाँ याद रखें, बेसिक एंगल निकालने के लिए नेगेटिव इग्नोर करते हैं, तो tan इनवर्स ऑफ 1 करूंगा, -1 नहीं करूंगा। याद करें, P1 में बताया हुआ है। तो अब जब मैं यहाँ से अल्फा निकालूंगा तो tan इनवर्स 1 आ जाएगा 45 डिग्री। अच्छा, थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? 180 माइनस अल्फा, तो 180 माइनस 45 इज 135। और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है 360 माइनस अल्फा विच इज 315। तो यहाँ से हमारे दो आंसर आ जाएंगे।
और फिर tan थीटा 3/2 है, तो यहाँ से बेसिक एंगल निकलेगा tan इनवर्स ऑफ 3/2, 56.3099 था तो 310। और फिर थीटा के जो आंसर्स आएंगे, पहले क्वाड्रेंट में 56.3 वन डेसिमल प्लेस में, और थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस दिस विच इज 236.3। तो ये भी मेरा आंसर है और ये भी मेरा आंसर है। तो ऑल टुगेदर देयर आर 4 आंसर्स, राइट। ये आपका एक और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गया जिसके अंदर हमने आइडेंटिटी लगाई, sec स्क्वायर थीटा इज आइडेंटिकल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी को इस्तेमाल करते हुए पूरा पूरा इक्वेशन जो है tan थीटा में कन्वर्ट हो गया, क्वाड्रेटिक इन tan थीटा बन गया, जिसके बाद 2 पॉसिबल आंसर्स आ गए और फिर हमारा सॉल्व हो गया। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है जैसे sin x इज इक्वल टू 3/2 होता, तो ये बात हमने एएस में सीखी है, साइन एक्स साइन ऑफ एन एंगल इज बिटवीन -1 and 1, वो ना कभी -1 से छोटा नहीं होता और 1 से बड़ा नहीं होता। तो साइन थीटा ऑफ 3/2 जब करेंगे तो आप मैथ एरर आ जाएगा, तो वहां सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, तो आप रिजेक्ट लिख देंगे। तो 2 पॉसिबिलिटीज आई थी, 2 आंसर्स यहाँ से आए, 2 यहाँ से आए, लेकिन एक पॉसिबिलिटी अगर रिजेक्ट हो गई तो फिर कुल मिला के 2 ही आंसर्स आएंगे। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक आए, जरूरी नहीं है। ये मैंने जो एग्जांपल सेट किए हैं ये सिलेबस में मौजूद है, सिलेबस में लिखा हुआ है कि इस तरह के इक्वेशंस जो हैं बच्चों को सॉल्व करने आना चाहिए। तो यहाँ दोनों ही एग्जांपल्स जो उसने दिए हुए हैं उसमें क्वाड्रेटिक इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इन्वॉल्व बगैर वाले हैं वो तो और सिंपल होंगे ना। क्वाड्रेटिक की इन्वॉल्वमेंट तो थोड़ी और टेक्निकल हो जाती है, टेक्निकल से बड़ा मुश्किल तो नहीं होती लेकिन वर्किंग थोड़ी ज्यादा होती है। तो इसलिए जो है यहाँ पर हमें इस चीज को समझ लें कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। सही है जनाब। चलें इस एग्जाम्पल को कॉपी कर लें ताकि आगे की जाने बढ़े फिर। नहीं, साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3 नहीं बोला था, मैंने कहा था अगर साइन थीटा, मैं इफ की बात कर रहा था, साइन थीटा अगर 3/2 हो जाए, तो ये बात हमें एएस में भी बताई गई थी कि साइन थीटा लाइज बिटवीन -1 and 1। साइन थीटा लाइज बिटवीन -1 and 1, क्योंकि साइन थीटा -1 से 1 के दरमियान होता है, लिहाजा अगर आपकी वैल्यू 3/2 है, साइन थीटा 1.5 है, तो आप साइन इनवर्स करके कैलकुलेटर में निकाल लो, मैथ एरर आ जाएगा। इसकी वजह यही है कि साइन का जब ग्राफ भी आपने बनाया होता है, साइन का और कॉस का ग्राफ, तो वो 1 से -1 के दरमियान ही घूमता है, लिहाजा जब मैथ एरर आ जाएगा तो फिर आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे रिजेक्ट। आप इस वाली पॉसिबिलिटी को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दोगे। सही है। जब इस वाली पॉसिबिलिटी को आप कंप्लीटली रिजेक्ट कर दोगे तो यहां से कोई आंसर बनेगा ही नहीं। तो बस मैंने यही बात कही थी। सही है भाई, यहाँ तक क्लियर क्लियर भी हो गया, कॉपी भी कर लिया सबने। कैन वी मूव फॉरवर्ड, एक्नॉलेज कर दें तो सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज की तरफ।
अनदर एस्पेक्ट कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज, जहां मैंने पहले भी कहा कि जहां मैंने MF19 लिखा हुआ है इसका मतलब वो फॉर्मूला शीट में मौजूद है, राइट। तो ये MF19 जो हमारी फॉर्मूला शीट है उसके अंदर ये तीनों चीजें एज इट इज लिखी हुई हैं जैसे कि मैंने आपके सामने रखी। अब हमें क्या करना है, जो चीज फॉर्मूला शीट में लिखी हुई है उसकी एप्लीकेशन सीखनी है। इसका मतलब वी डू नॉट हैव टू मेमोराइज, एक्चुअली याद हो जाता है, अच्छी तरह प्रैक्टिस करें तो चीजें याद हो जाती हैं। फॉर्म ज्यादा फॉर्मूला शीट पर डिपेंड नहीं करना चाहिए एग्जामिनेशन प्रेशर के अंदर भी भारत, लेकिन एहतियात बेहतर है कि आप एग्जाम के अंदर भी फॉर्मूला शीट को देखते हुए चलें, क्योंकि एग्जाम प्रेशर में बाज़ औक़ात याददाश्त सही काम नहीं करती। तो फॉर्मूला शीट में एक चीज मौजूद है तो उसको प्रॉपर देखते हुए चलें। अच्छा, अब इसको जरा एप्लीकेशन सीखते हैं। ये प्लस माइनस क्यों लिखा हुआ है? प्लस माइनस इसलिए लिखा हुआ है कि अगर ए और बी वाले एंगल्स प्लस हो रहे हैं तो फिर खुलने के बाद यहाँ प्लस आएगा और माइनस खुलने के बाद यहाँ माइनस आएगा। लेकिन कॉस में देखिए उल्टा लिखा हुआ है, प्लस माइनस है तो यहाँ माइनस प्लस लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कॉस ए प्लस बी को खोलेंगे तो यहाँ पर माइनस आएगा और कॉस ए माइनस बी को खोलेंगे तो प्लस आएगा, और टेन ए प्लस माइनस बी को खोलेंगे तो ऊपर प्लस आएगा, ऊपर प्लस माइनस जो ऑर्डर है वही रहेगा, मतलब प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। लेकिन नीचे उल्टा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अच्छा, अब जरा मैं दोबारा से इसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। साइन ए प्लस बी को अगर मैं एक्सपैंड करता हूँ, साइन ए प्लस बी को, कंपाउंड एंगल ना, दो एंगल्स का मजमुआ, टू एंगल्स आर बीइंग एडेड, दे आर बीइंग कंपाउंडेड। तो कंपाउंड एंगल फॉर्मूला में जब मैं ए और बी को कंपाउंड कर रहा हूं, दे आर बीइंग कंपाउंडेड, तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इज आइडेंटिकल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सर साइन ए प्लस बी अगर है तो साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी, मतलब दो एंगल्स हैं, एक एंगल ए है एक एंगल बी है, तो एंगल ए के साथ साइन और एंगल बी के साथ कॉस, और अगर प्लस है तो प्लस, यहां भी प्लस, और फिर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मतलब पहले ए के साथ साइन और बी के साथ कॉस, फिर ए के साथ कॉस और बी के साथ साइन, और अगर बीच में प्लस है तो प्लस आएगा और बीच में माइनस है तो माइनस आएगा। अब अप्लाई करके दिखाता हूं उसको। साइन एक्स प्लस 30, इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप फौरन कहेंगे साइन एक्स प्लस 30 मतलब साइन ए प्लस बी। तो यहाँ ए आपका एक्स है और बी आपका 30 है। ए जो है आपका वो एक्स है और जो बी है वो आपका क्या है, 30। तो आपने कहा यार साइन ए प्लस बी है ये, तो दिस इज आइडेंटिकल टू साइन ए विच इज एक्स कॉस बी यानी कि कॉस 30, और बीच में प्लस है तो प्लस ही में खुलेगा तो यहाँ प्लस ही आ जाएगा, साइन एक्स कॉस 30 प्लस कॉस एक्स साइन 30। अच्छा, वैसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन ना ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेशल एंगल्स याद भी करवाए जाते हैं। इसकी वजह यह है कि कुछ आप याद ना करें तो कोई मसला नहीं भी है, लेकिन अगर कहीं वो कह दे कि विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर करें तो फिर आपको ये याद होने चाहिए, क्योंकि उस केस में कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। और एग्जामिनेशन में अगर आप देखेंगे भी ना तो बाज़ औक़ात कहीं प्रूविंग आइडेंटिटीज हो या कुछ इक्वेशन सॉल्व करने होते हैं, तो बाज़ औक़ात अगर हम अपनी, अब एग्जैक्ट आंसर अगर हमें चाहिए होता है तो हमारा आंसर मार्किंग स्कीम से मैच नहीं करता। इक्विवेलेंट तो होता है, डेसिमल इक्विवेलेंट तो होता है सेम, लेकिन जो एग्जैक्ट वैल्यू में मैच नहीं कर रहा होता। इसकी वजह ये होती है कि हमने जो है वो कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया हुआ होता है और उसने नहीं किया हुआ होता। तो अगर हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद हो जाएं तो सबसे बेस्ट है, और याद करने का तरीका भी बड़ा आसान है, मैं आपको अभी इस वक्त याद करवा भी देता हूँ। साइन 30 होता है 1/2, साइन को याद कर लें प्रॉपर, बाकी सब खुद याद हो जाएंगे। साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2। अब आप कैलकुलेटर में डालेंगे ना साइन 45, तो कैलकुलेटर आपको देगा √2/2, कैलकुलेटर आपको लिखकर देगा √2/2, मतलब रैशनलाइज करके देगा।
तो हर जगह मसला नहीं है। अगर विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई, तो आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल बिंदास होके करें। लेकिन अगर एग्जामिनर ने कहीं रिस्ट्रिक्शन लगाई भी है कि विदाउट कैलकुलेटर करना है, तो फिर आप कैलकुलेटर नहीं उठाएंगे। फिर आप ये वाली वैल्यूज, ये टेबल आपके जहन में होना चाहिए। तो साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2 एंड साइन 60 इज √3/2। अच्छा, 1/2 और √3/2 तो एज इट इज आएगा कैलकुलेटर से भी, टेंशन की बात ही नहीं है। यहाँ तो एग्जामिनर को पता चलेगा भी नहीं। मसला पता है कहाँ आएगा? जहां डिनोमिनेटर में रूट है, जहां डिनोमिनेटर में रूट है वहां मसला आएगा। तो साइन 45 में मसला आएगा, कॉस 45 में मसला आएगा, और टेन 30 में मसला आएगा। इन तीन जगहों पर मसला आएगा। तो अगर आप ये तीन जहन में बिठा लें, तो बाकी तो कैलकुलेटर आपको वैसे ही कैलकुलेट करके दे देता है। तो साइन 45 कैलकुलेटर √2/2 देगा, कॉस 45 का भी √2/2 देगा, और tan 30 का √3/3 दे देगा। तो आपको याद होना चाहिए कि साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, और tan 30 1/√3। अच्छा, अब मैं आपको पूरा टेबल अगर याद करवा दूं तो ज्यादा बेहतर है। तो मैंने आपको कहा पहले साइन याद कर लेते हैं। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2। साइन इंक्रीज होता है एंगल बढ़ने पे, 0 से 90 के दरमियान जब एंगल बढ़ता है तो साइन जो है वो इंक्रीज होता है, 1/2, 1/√2, √3/2। और कॉस डिक्रीज होता है, उल्टा चलता है। तो साइन के लिए हाफ से लेकर √3/2 तक पहुंचे थे, कॉस के लिए √3/2 से 1/2 तक पहुंच जाए। √3/2 कॉस 30, फिर 1/√2, फिर 1/2, 30 कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, √3/2, 1/√2, 1/2। तो साइन के लिए अगर आपने याद कर लिया तो कॉस के लिए उल्टा। और टेन क्या होता है? टेन तो हमें पहले ही पता है, टेन इज आइडेंटिकल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। टेन एक्स इज आइडेंटिकल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो उस हिसाब से अगर आप 1/2 को डिवाइड करें √3/2 से, तो 2 और 2 कट जाएंगे, 1/√3 बच जाएगा। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो √3 आ जाएगा। तो इससे ये पता चला कि अगर हमें साइन वाली लाइन याद हो जाए तो कॉस वाली लाइन उससे उलट है, और साइन और कॉस दोनों पता चल जाए तो टेन वाली लाइन के लिए साइन वाली लाइन को कॉस वाली लाइन से डिवाइड कर देंगे। सही है? तो ये आप अगर याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको कहीं ना कहीं फायदा जरूर होगा। बाकी अगर कैलकुलेटर का इस्तेमाल ममनू नहीं कहा गया, किसी सवाल में कहा गया कि यहाँ कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं होगा, तो फिर आपने इस्तेमाल नहीं करना, आपने डायरेक्ट इस टेबल को इस्तेमाल करना है, इस टेबल को आपको मेमोराइज करना है। लेकिन अगर कहीं कहा गया नहीं, अगर कहीं क्या आ गया कि डू नॉट यूज अ कैलकुलेटर, तो टेबल को यूज करेंगे जो मैंने आपको कहा। उसके लिए टेबल याद होना चाहिए स्पेशल एंगल्स का, 30, 45 एंड 60 स्पेशल एंगल्स कहलाते हैं। तो और अगर अगर कैलकुलेटर की रिस्ट्रिक्शन मना नहीं है, तो फिर आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल बिंदास होकर कर सकते हैं। अच्छा, अब साइन एक्स प्लस 30 को मैं खोल रहा था, तो साइन एक्स कॉस 30 प्लस कॉस एक्स साइन 30। अब अगर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना सिंप्लीफाई करेंगे? कॉस 30 क्या होता है? कॉस 30 √3/2 होता है। तो ये हो जाएगा √3/2 साइन एक्स, √3/2 साइन एक्स प्लस, और साइन 30 होता है 1/2, ये हो जाएगा 1/2 कॉस एक्स। बस इससे ज्यादा सिंप्लीफाई आप नहीं कर सकते। अभी सिर्फ बेसिक सिंप्लीफिकेशन सिखा रहा हूँ। आगे जाके ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आएंगे जिसमें साइन एक्स प्लस 30 शामिल होगा, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड भी होगी, राइट हैंड साइड भी होगी, एक तरफ लेके आएंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, और फिर काफी काम करने के बाद कोई आंसर आएगा। तो अभी हम सिर्फ सिंपल सिंप्लीफाई करना सीख रहे हैं, मतलब सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड एंगल फॉर्मूला कर रहे हैं। तो ये आइडेंटिटी है बेसिकली, अगर कंपाउंड एंगल है तो ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का साइन आपको नजर आ रहा है कि दोनों साइड्स आइडेंटिकल हैं, मतलब दे आर ट्रू फॉर एवरी वैल्यू। जैसे यहाँ अगर x की बात करूं तो दे आर बोथ साइड्स आर ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ एंगल x। सही है? तो ये कंपाउंड एंगल फॉर्मूला है, लेकिन ये दरअसल क्या है? ये आइडेंटिटीज हैं। अच्छा, अब साइन a प्लस बी, साइन वाली बात सीख ली, अब कॉस वाली देखते हैं। कॉस a प्लस माइनस बी, तो अगर प्लस है तो कॉस खुलने के बाद कंपाउंड एंगल फॉर्मूला खुलेगा तो माइनस आएगा, और माइनस है तो प्लस आएगा। लेकिन तरीकेकार क्या है? कॉस ए कॉस बी, पहले दोनों एंगल्स के साथ कॉस, फिर साइन ए साइन बी, फिर दोनों एंगल्स के साथ साइन।
ये चीज मैंने आपको कहा ना MF 19 में मौजूद है, आपको सिर्फ एप्लीकेशन सीखनी है। अच्छा, फिर आपको मैं कहूँ cos x प्लस 30 को सिंप्लीफाई करें, तो आप बोलेंगे कोई टेंशन नहीं है, cos x cos 30, और क्योंकि प्लस है बीच में, क्या है प्लस, तो cos जब खुलता है तो माइनस में कन्वर्ट होता है, तो माइनस डाल दें, cos x cos 30 माइनस sin x sin 30, प्लस था तो माइनस में खुला। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो cos 30 √3/2 होता है, √3/2 cos x माइनस sin x sin 30, sin 30 होता है 1/2, तो -1/2 sin x। ये आपका दूसरा वाला जो है वो कंपाउंड एंगल फॉर्मूला की एप्लीकेशन हो गई। तीसरे वाले की जाने पड़ते हैं। तीसरे वाले में कह रहा है tan, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला ऑफ tan, tan a प्लस माइनस बी की जरा सीखें। तो tan a प्लस माइनस बी की होती है tan a प्लस माइनस tan b, मतलब अगर प्लस है तो tan a प्लस tan b होगा, माइनस है तो tan a माइनस tan b होगा। मतलब न्यूमरेटर में साइन वही होगी जो दरअसल एंगल की साइन है, जो कंपाउंड एंगल्स के दरमियान साइन है। जो दो एंगल्स कंपाउंड हो रहे हैं उनके दरमियान अगर प्लस है तो ऊपर न्यूमरेटर में प्लस ही होगा, माइनस है तो माइनस होगा। तो tan a प्लस माइनस tan b अपॉन 1 माइनस प्लस tan a tan b। मतलब क्या है कि अगर प्लस होगा ऊपर तो नीचे माइनस आ जाएगा, और अगर यहाँ माइनस होगा तो नीचे प्लस आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में सेम साइन और डिनोमिनेटर में ऑपोजिट साइन। इसकी भी एप्लीकेशन आइए देख लेते हैं। tan x प्लस 30 इज आइडेंटिकल टू tan x प्लस tan 30। प्लस है तो न्यूमरेटर में प्लस, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x tan 30। तो प्लस था तो न्यूमरेटर में प्लस, डिनोमिनेटर में माइनस। पहले सिंपल सुन लें, इंशाल्लाह फिर कॉपी करने का टाइम भी दे दूंगा। अच्छा, फिर आगे क्या करें? आगे जो है आप इसको सिंप्लीफाई करें, इक्वल टू का साइन भी लिख देंगे तो मसला नहीं है, लेकिन बताने का मकसद ये होता है कि ये आइडेंटिटी आपको पता हो। tan x प्लस tan 30, tan 30 क्या होता है 1/√3, tan 30 क्या होता है 1/√3। अच्छा, आप डायरेक्ट डिनोमिनेटर में कर सकते हैं, डायरेक्ट डिनोमिनेटर में करें, मतलब पूरा पूरा फ्रैक्शन साथ लिखें। 1 माइनस tan x tan 30, मतलब tan x 1/√3। tan x में क्योंकि डिनोमिनेटर भी इन्वॉल्व होता है तो ज्यादा सिंप्लीफिकेशन की जरूरत पड़ती है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, इसको ले जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ताकि हमें जगह मिल जाए थोड़ी। अच्छा, अब जरा देखिए, tan x प्लस tan 30 था तो tan x प्लस 1/√3, और 1 माइनस tan x tan 30 था तो 1 माइनस tan x, और tan 30 की जगह 1/√3। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, न्यूमरेटर में भी एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में भी लेंगे और डिनोमिनेटर में भी लेंगे। तो ये हो जाएगा √3 tan x प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3। ये न्यूमरेटर हो गया। और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप डिवाइड अपॉन नहीं लिखना चाहते तो फिर आप डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1 माइनस, नहीं यहां भी एलसीएम लूंगा, तो √3 माइनस tan x अपॉन √3। सही है। और कभी सवाल को लंबा बनाने के लिए अक्सर वो tan वाला कंपाउंड एंगल फॉर्मूला सवाल में देता है, अक्सर आप सवालात में देखेंगे। अच्छा, फिर डिवाइड जब होगा तो डिवाइड जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये वाली चीज रेसिप्रोकेट हो जाएगी, उसकी वजह से √3 कट जाएगा, ये चीज ऊपर चली जाएगी, ये चीज नीचे आ जाएगी, तो √3 कट जाएगा,
और अल्टीमेटली जो मेरा आंसर आ जाएगा दैट वुड बी √3 tan x +1 अपॉन √3 -tan x। तो अल्टीमेटली जब tan की सिंप्लीफिकेशन की तो tan की सिंप्लीफिकेशन के बाद ये चीज मेरे सामने आई, क्योंकि न्यूमरेटर भी था डिनोमिनेटर भी था तो सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा ज्यादा टाइम लगा। और फिर क्योंकि एलसीएम भी लेना पड़ा कैंसलेशन से पहले, फिर कैंसलेशन बाद में हुई तो पहले एलसीएम लेना पड़ा, तो इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया। तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में tan x प्लस tan का कंपाउंड का फॉर्मूला इस्तेमाल होता है तो थोड़ा सा सवाल वर्किंग थोड़ी ज्यादा होती है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप स्मार्ट हो जाएंगे और उतने जल्दी आप जो है वो रियल चीज पे पहुंच जाएंगे। रियल चीज ये थी जहां तक आपको पहुंचना था। ये हो गया आपका तीसरा वाला। सही है। अच्छा, अब यहाँ अगर आप देखें तो ये मैंने एक और एग्जांपल है जो सिलेबस में भी उसने लिखा हुआ था, तो मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पर आपको देना है और समझाना है। तो यहाँ तक जरा कॉपी कर ले मेरे ख्याल से। पूरी स्क्रीन ही मैं आपके सामने ले आता हूँ यहाँ तक, वरना ज्यादा छोटा हो जाएगा। यहाँ तक कॉपी कर ले इंशाल्लाह। तो फिर मैं इंशाल्लाह आखिरी फोर्थ एग्जाम्पल भी आपको करवाता हूँ। कॉपी भी कर लें और एक्नॉलेज भी कर दें, कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकते हैं। जब कॉपी कर लें तो क्लियर एंड डन लिख दीजिएगा।
चलें आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तकरीबन बच्चों ने कॉपी कर लिया। अब अगर मैं लास्ट वाला एग्जांपल देखूं, cos x माइनस 30 माइनस 3 टाइम्स x माइनस 60। तो कॉपी आप लोगों ने कर लिया है। cos x माइनस 30 को अगर मैं एक्सपैंड करूं, cos x माइनस 30 को, तो ये हो जाएगा cos x cos 30, और माइनस है तो cos में जब एक्सपेंशन होती है कंपाउंड एंगल की तो प्लस आ जाता है, sin x sin 30 माइनस 3 टाइम्स, अब ब्रैकेट खोलें, sin x माइनस 60 को खोलें, sin x cos 60, और माइनस है तो माइनस cos x sin 60। तो देखिए cos था तो पहले दोनों एंगल्स के साथ cos और दोनों के साथ sin, माइनस था तो प्लस, और जो साइन वाली चीज है उसमें पहले साइन एक्स फिर कॉस साइन एक्स कॉस 60, फिर पहले वाले के साथ कॉस और सेकंड वाले एंगल के साथ साइन, और माइनस है तो माइनस। प्रॉपर एप्लीकेशन आपके सामने होनी चाहिए। अच्छा, cos x sin 30, सॉरी cos x cos 30, तो cos 30 क्या होता है? cos 30 आपको पता है √3/2 होता है, तो ये जाएगा √3/2 cos x प्लस sin 30 होता है हाफ, हाफ ऑफ sin x। अच्छा, फिर -3 टाइम्स sin x cos 30। cos 30 क्या होता है? सॉरी cos 60, cos 60 क्या होता है? 1/2, 1/2 sin x, cos 60 इज 1/2, 1/2 sin x माइनस sin 60 क्या होता है? √3/2, √3/2 cos x। सही है, तो cos 60 1/2 होता है और sin 60 √3/2 होता है। यहां तक जब मैंने कर लिया तो अब सिंपल, बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन सिंपल है। क्या करूंगा? √3/2 cos x प्लस 1/2 sin x -3/2 sin x माइनस माइनस प्लस 3√3/2 cos x। अच्छा, अब फाइनली जो हम सिंप्लीफाई करके देंगे वो चीज क्या होगी? देखें, cos x वाले दो टर्म्स हैं, sin x वाले भी दो टर्म्स हैं, तो cos x वालों को जरा जमा करें, तो √3/2 एंड 3√3/2, दोनों का डिनोमिनेटर 2 है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। √3 प्लस 3√3 कितना हो जाएगा? 4√3, 4√3/2। अगर आपको कंफ्यूजन भी है ना तो आप कैलकुलेटर में डाल के कर सकते हैं। कैलकुलेटर में आप लिखें 3√3, आपका आंसर आ जाएगा 2√3, खुद ही आ जाएगा। मैं क्या कह रहा था? 4√3/2 विच इज 2√3, तो ये हो जाएगा 2√3 cos x, 2√3 cos x। अच्छा, फिर हाफ साइन एक्स -3/2 साइन एक्स, तो 0.5 माइनस 1.5 माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। सही है, तो ये सिंप्लीफाइड जो फॉर्म है वो आपके सामने मौजूद है। दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो मैंने cos x माइनस 30 को अलग खोला, sin x माइनस 60 को अलग खोला, उसको -3 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को नेट ऑफ किया, cos वाले टर्म को cos के साथ नेट ऑफ किया, sin x वाले को sin x के साथ किया। अल्टीमेट आंसर जो आया वो आया 2√3 cos x माइनस 2√3 cos x माइनस sin x। सही है, ये लास्ट एग्जांपल जो है वो भी हमने खूबसूरती के साथ कर लिया। कॉपी कर ले इंशाल्लाह, तो फिर इंशाल्लाह आगे की जाने बढ़ते हैं।
अच्छा बेटा आगे की जाने बढ़ते हैं। यहाँ तक यकीनी तौर पे सबने जो है कॉपी कर लिया होगा, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। डबल एंगल फॉर्मूलाज की जाने बढ़ते हैं। डबल एंगल फॉर्मूलाज की जाने बढ़ते हैं। सबसे कमाल की बात यह है कि ये डबल एंगल फॉर्मूलाज भी MF19 में मौजूद हैं। और इससे भी ज्यादा कमाल की बात यह है कि ये जो फॉर्मूलाज हैं ये कंपाउंड एंगल फॉर्मूला से ही डिराइव्ड है। जो भी हमने कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज देखे उन्हीं से डिराइव्ड हैं ये डबल एंगल फॉर्मूलाज। अभी कैसे डिराइव्ड हैं तो हम देखते हैं। तो पहले ये वो वर्जन आपके सामने लिखे हुए हैं जो आपकी फॉर्मूला शीट में एज इट इज मौजूद है। मतलब ये मैंने फॉर्मूला शीट से ही लिखे हुए हैं एज इट इज। यही फॉर्मूला शीट में MF19 में मौजूद है। वो है क्या? sin 2a is identical to 2 sin a cos a. Cos 2a is identical to cos square a minus sin square a. 2 cos square a minus 1. 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। इसका मतलब ये हुआ कि cos 2a के 3 वर्जन है। cos 2a के कुल मिला के कितने वर्जन है भाई? 3 वर्जन है। वो तीनों वर्जन आपके सामने आपको नजर आ रहे हैं। और tan 2a जो है वो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए है। अच्छा आपने नोट किया होगा एंगल में, एंगल जो है उसमें कभी आप x देखते हैं, कभी आप थीटा देखते हैं, कभी आप a देखते हैं। तो इससे कंफ्यूज ना हो, अगर ये साइन थीटा होता तो साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता। अगर ये एक्स होता तो साइन 2x इज 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता। तो एंगल जो है कभी आप देखेंगे कि आपको एंगल नजर आ रहा होगा एक्स, कहीं नजर आ रहा होगा थीटा, कहीं नजर आ रहा होगा ए, और इसी तरह बी या सी या कुछ और भी इन्वॉल्व हो सकता है, बीटा अल्फा गामा कुछ भी यूज हो सकता है। तो उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, आइडेंटिटी आपके जहन में होनी चाहिए। तो अब जरा ये देखेंगे ये डबल एंगल फॉर्मूला जो एज इट इज फॉर्मूला शीट में मौजूद है वो हमारे पास हैं और हमें डिराइव करके दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हमें नॉलेज में पता होना चाहिए, नॉलेज के लिए, कि ये कंपाउंड एंगल फॉर्मूला से ही डबल एंगल फॉर्मूला डिराइव हुए। तो अगर मैं पहले वाले की बात करूं, तो साइन 2a जो है वो क्या होता है? साइन a प्लस ए होता है। साइन 2a क्या होता है? साइन a प्लस ए। तो जरा इसको खोलते हैं, साइन का जो हमने कंपाउंड एंगल फॉर्मूला देखा था उससे। साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। अब आपने कहा यार ये तो साइन ए कॉस ए हो या कॉस ए साइन हो एक ही बात है ना, 2 into 3 या 3 into 2 तो एक ही बात होती है। तो साइन ए इंटू कॉस ए या कॉस ए इंटू साइन ए तो एक ही बात है, तो दोनों सेम चीजें तो है। हमने कहा जबरदस्त, इसका मतलब ये हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए। तो ये आपकी पहला वाला डबल एंगल फॉर्मूला कंपाउंड एंगल फॉर्मूला से कैसे आया वो मैंने आपको डिराइव करके बता दिया। दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला है cos 2a। तो आपने कहा cos 2a का मतलब होता है cos a प्लस ए इज आइडेंटिकल टू cos a cos a, और प्लस है तो माइनस साइन ए साइन ए। और cos a आपको पता है क्या होता है? cos स्क्वायर ए, और साइन ए इंटू साइन ए क्या होता है? साइन स्क्वायर ए। अच्छा पहला वाला वर्जन तो समझ आ गया, ये दूसरा वाला वर्जन क्या है? तो दूसरे वाले वर्जन के लिए हमें पहली वाली आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज आइडेंटिकल टू 1। तो यहां से हमें यह भी पता है कि साइन स्क्वायर ए इज आइडेंटिकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और ये भी पता है कि कॉस स्क्वायर ए इज आइडेंटिकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और इन आइडेंटिटी के साथ साथ एक और आइडेंटिटी का इस्तेमाल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज आइडेंटिकल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी, कहीं कहीं इस्तेमाल होता है। तो अगर मैं यहां आपके सामने रखूं तो ये कैसे इस्तेमाल हो रहा है?
तो देखें यहाँ पर अगर मुझे मजीद सिंप्लीफाई करना होता, एक चीज जहन में आई तो मैंने कहा ऐड कर दूं ना यहाँ पर, इस सवाल में जरूरत नहीं है, लेकिन एक आइडेंटिटी के हवाले से एक चीज आ रही है जहन में तो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। साइन स्क्वायर ए इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई किया जाए तो ये 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी लगने की वजह से ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए। याद रहे ये जो बात मैं बता रहा हूँ इसका इस सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है, ये आइडेंटिटी के हवाले से जो हमने एएस में ऑलरेडी चीज देखी हुई है उसी को बता रहा हूँ। सिमिलरली कॉस स्क्वायर ए जो है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, जिसका मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम खोलें तो ये हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, इसका मतलब 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन। ये बात हमें एएस में भी ये बात यकीनी तौर पे हमें बताई गई होगी। तो जब हम कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए वाले वर्जन को प्योरली कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, प्योरली कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, हम साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है और साइन स्क्वायर ए की जगह हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। उस लिहाज से ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है वो कॉस 2a का जो दूसरा वाला वर्जन है वो आ गया। अच्छा अब वापस आ जाते हैं, कॉस 2a का जो पहला वाला वर्जन था वो था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब मैंने प्योरली कॉस वाला वर्जन निकालना था तो मैंने साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा। अब अगर मुझे प्योरली साइन स्क्वायर वाला वर्जन निकालना है तो फिर क्या करूंगा मैं, तो फिर जो है ऐसे केस में मैं कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रखूंगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, जो कि दरअसल बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये अगर हम देखें तो कॉस 2a का पहला वर्जन ओरिजिनल वर्जन, कॉस 2a का दूसरा वर्जन, कॉस 2a का तीसरा वर्जन। अगर कभी इक्वेशन प्योरली इन टर्म्स ऑफ कॉस लाना हो या कैलकुलेशंस, अब सवाल पैदा होता है मैं कौन सा वाला वर्जन यूज करूंगा कॉस 2a की जगह। कभी प्रूविंग आइडेंटिटी करनी है और कॉस की टर्म्स में लाना है सब कुछ, तो फिर ये वाला वर्जन यूज करेंगे। कभी प्रूविंग आइडेंटिटीज करनी है और सब कुछ इन टर्म्स ऑफ साइन लाना है, सब कुछ इन टर्म्स ऑफ साइन लाना है, तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाला वर्जन यूज करेंगे। तो इससे ये पता चलता है, और ये जो वर्जन है ना ये तो जनरल वर्जन है, मतलब ये तो यूजुअली जो है वो जब इक्वेशन सॉल्विंग होती है तो हम इन दोनों में से कोई एक यूज करते हैं, क्योंकि इक्वेशन प्योरली किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में होना चाहिए, तो या तो पूरा कॉस में हो या पूरा साइन में हो। तो फिर हमें देखना पड़ेगा और प्रूविंग आइडेंटिटीज में भी हमें देखना पड़ेगा कि हमें क्या प्रूफ करना है, एंड अकॉर्डिंगली हम ये वर्जन यूज करते हैं। तो यहां देखा जाए तो साइन का वर्जन एक ही है, साइन 2a का एक ही वर्जन है, कॉस 2a के 3 वर्जन है। इससे पता चलता है कि अगर प्योरली कॉस में आना है तो ये यूज करेंगे, प्योरली साइन में आना है तो ये यूज करेंगे। और tan 2a का ये वाला वर्जन है। tan 2a की कैसी डेरिवेशन हो जाएगी, तो tan 2a का भी देख लेते हैं। tan 2a का मतलब होता है tan a प्लस ए। इसको अगर हम करें तो ये हो जाएगा tan a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a। और फिर tan a प्लस tan a हमें पता है 2 tan a होता है, और 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो आप देख सकते हैं ये डबल एंगल फॉर्मूला यहाँ मौजूद है। सर क्या कंपाउंड एंगल फॉर्मूला के जरिए डबल एंगल फॉर्मूला शो करके दिखाना होगा? नहीं भाई, क्यों दिखाना होगा, डबल एंगल फॉर्मूला जो है वो भी फॉर्मूला शीट में है, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला भी फॉर्मूला शीट में है। बस आपकी नॉलेज में ये बात होनी चाहिए कि जो डबल एंगल फॉर्मूलाज हैं ये दरअसल कंपाउंड एंगल फॉर्मूला से ही डिराइव हुए हैं। साइन 2a का वर्जन जो है वो भी एक है,
tan 2a का वर्जन भी एक है, लेकिन cos 2a के 3 वर्जन हैं। उसमें कौन सा वाला वर्जन यूज करेंगे ये आपको देखना है। अच्छा, यहां मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूं, तो वो भी जरा सुने। यहां जब एंगल 2a है तो यहां भी एंगल a है और यहां भी एंगल a है। तो अगर यहां पर 4a हो जाए, कभी मुझे कोई कहे कि साइन 4a क्या होता है, कभी मुझे पता चले कोई मुझसे पूछे कि साइन 4a बताओ, तो फिर मैं डायरेक्ट कहूंगा कि साइन 2a जो है 2 साइन ए कॉस से होता है। तो साइन 4a जो है 2 साइन 2a कॉस 2a होगा। और अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करना होगा तो फिर साइन 2a जो है उसकी जगह साइन 2a रख देंगे और कॉस 2a की जगह कॉस 2a रख देंगे। मतलब अगर मैं मजीद सिंप्लीफाई करना है, लेट सपोज मुझे, तो मैं क्या करूंगा, 2 साइन 2a क्या होता है, साइन 2a अगेन 2 साइन ए कॉस से होता है। और कॉस 2a क्या होता है, कॉस 2a के 3 वर्जन हैं। सवाल आप कौन सा वाला यूज करना चाहते हैं, तो डिपेंड करता है एग्जामिनर ने आपको कौन सा वाला वर्जन यूज करने को कहा है। अगर आपको कॉस में आना है तो कॉस वाला, साइन में आना है तो साइन वाला। सही है। तो अब जैसे मैं लेट सपोज कॉस में ला रहा हूँ, तो 2 cos² a -1 वाला वर्जन यूज कर रहा हूँ। और फिर सिंप्लीफिकेशन करने के लिए मैं इन तीनों को क्या कर दूंगा, आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। भारत जरूरत इसकी नहीं है, सवाल का जब कॉन्टेक्स्ट आएगा तो कब करना है क्यों करना है वो हम सवाल के साथ देखेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि अगर साइन 4a को सिंप्लीफाई करना है, तो क्योंकि साइन 4a जो है वो 2a का डबल है, तो यहाँ फॉर्म जो रेशो फॉलो हो रहा है वो 2:1 का रेशो है। हर जगह देखें आप, 2a है तो यहाँ और यहाँ a है, यहाँ 2a है तो यहाँ और यहाँ a, हर जगह यहाँ 2a है तो यहाँ हो गया a। तो जब यहाँ 4a हो जाएगा तो यहाँ और यहाँ a की जगह पे 2a आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 4a हो जाएगा तो यहाँ भी 2a आ जाएगा, यहाँ भी 2a आ जाएगा, यहाँ भी 2a आ जाएगा, यहाँ भी 2a आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ 4a हो जाएगा तो यहाँ 2a हो जाएगा, यहाँ 2a हो जाएगा। अच्छा, यहाँ अगर 6a हो जाए, वैसे 4 तक ही आता है यूजुअली, क्योंकि इतनी ज्यादा सिंप्लीफिकेशन की जरूरत होती ही नहीं। लेकिन एक आइडिया कि अगर यहाँ 6a हो तो यहाँ 3a और यहाँ 3a, 6a हो तो हर जगह जहां जहां a है वहां वहां 3a आ जाएगा। 2a की जगह 6a आ गया तो जहां जहां a है वहां वहां 3a आ जाएगा, ताकि 2:1 का रेशो बरकरार रहे। अभी के लिए इतनी नॉलेज आपके लिए काफी है कि डबल एंगल फॉर्मूलाज में 2:1 का रेशो मेंटेन रखना होता है। आगे जब सवाल आएगा तो फिर इंशाल्लाह ये चीज आपके सामने मजीद खुल के सामने आ जाएगी। सही है जनाब। तो यहाँ तक कॉपी करें, फिर आगे इंशाल्लाह इसी डबल एंगल फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हुए cos 3x और cos 4x को सिंप्लीफाई भी करना है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि cos 3x sin 3x cos 4x sin 4x सिंप्लीफाई करना हो तो कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो मैंने cos 3x और cos 4x को सिंप्लीफाई करके आपको एग्जाम्पल के तौर पर सिखाना है। sin 3x और sin 4x भी उसी तरह फिर काम होगा जिस तरह से मैं cos के अंदर काम कर रहा हूँ। sin 4x यानी कि sin 4a का तो मैंने आपको आइडिया दे दिया है। लेकिन यहाँ पर मैं cos 3x और cos 4x सिखाने की वजह यह है कि cos 3x प्योरली cos x में हो सकता है, जबकि sin 4a या sin 4x जो है प्योरली साइन में या कॉस में नहीं होगा। आपको नजर आ रहा है साइन और कॉस दोनों होंगे। इसीलिए काफी सवाल एग्जामिनेशन में ऐसे आते भी हैं जिसमें cos 3x या cos 4x को सिंप्लीफाई करना होता है और अल्टीमेटली उसे इन टर्म्स ऑफ cos x एक्सप्रेस करना होता है। इसीलिए उसी तरह के एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने करवा रहा हूँ। बहरहाल किसी की भी सिंप्लीफिकेशन आपके पास आ सकती है, तो एक दो एग्जांपल्स जो आपको कॉस की टर्म्स वाले दिखा रहा हूं, तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरह से कंपाउंड एंगल फॉर्मूला डबल एंगल फॉर्मूला यूज करना है और सिंप्लीफिकेशन करनी। सही है। तो यहां तक जरा कॉपी कर लें, क्लियर एंड डन लिख दें, तो फिर इंशाल्लाह इसके एग्जांपल्स ले लेंगे और उसको लॉक कर देंगे दिमाग में।
बेटा साइन 4a वाला कॉन्सेप्ट ये था कि साइन 2a जो है 2 साइन ए कॉस ए होता है ना, 2:1 का रेशो है। तो साइन 4a क्या हो जाएगा, 2a की जगह 4a आ गया, तो जहां जहां a लिखा था वहां वहां 2a आ जाएगा, ताकि 2:1 का रेशो बरकरार रहे। अच्छा फिर साइन 4a 2 साइन 2a कॉस 2a होता है, सही है। तो साइन 2a इटसेल्फ क्या होता है, साइन 2a इटसेल्फ इज 2 साइन ए कॉस ए। तो मैंने साइन 4a को डबल एंगल फॉर्मूला से खोला तो 2 साइन 2a कॉस 2a आया, और फिर साइन 2a इटसेल्फ एक डबल एंगल फॉर्मूला लग रहा है, तो यहाँ 2 साइन ए कॉस ए आ गया। और सिमिलरली कॉस 2a इटसेल्फ एक डबल एंगल फॉर्मूला लग रहा है, तो यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 ले लिया। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए लेने की भी जरूरत पड़ सकती थी, कुछ भी ले सकता था, डिपेंड करता है एग्जामिनर मुझसे क्या चाहता है। अगर मुझे शो करना है, जैसे मैं यहाँ उसको खोलूं, तो ये हो जाएगा 4 साइन ए कॉस ए इंटू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। और इसको मैं मजीद अगर खोल दूं तो ये हो जाएगा 4 2 8 साइन ए कॉस क्यूब ए माइनस 4 साइन ए कॉस ए। अब लेट्स सपोज प्रूविंग आइडेंटिटी का सवाल है, और आपको साबित करना है कि शो करो कि साइन 4a जो है 8 साइन ए कॉस क्यूब ए माइनस 4 साइन ए कॉस ए के बराबर है। तो फिर आपको स्मार्टली ये चीज की जजमेंट करनी होती कि कॉस 2a की जगह आपको जो वर्जन लेना है वो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 वाला लेना है, ना कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए वाला। तो इट वुड डिपेंड कि आपको क्या चीज चाहिए, सही है। तो ये मैंने साइन 4a पहले डबल एंगल फॉर्मूला से खोला, तो 2 साइन 2a कॉस 2a, फिर उसमें जो साइन 2a एंड कॉस 2a थे वो खुद डबल एंगल फॉर्मूलाज थे। तो साइन 2a की जगह 2 साइन ए कॉस ए, और कॉस 2a की जगह वो वाला वर्जन लेंगे जो सवाल के हिसाब से रेलेवेंट है। देखना पड़ेगा कौन सा वर्जन रेलेवेंट है। ये हमने साइन 4a को जो है वो सिंप्लीफाई कर लिया। अच्छा अब हम आते हैं cos 3x इन टर्म्स ऑफ cos x पे, सही है। यहाँ तक कॉपी हो गया ना सबका, कुछ रह गया है, क्लियर एंड डन लिखा नहीं है आप लोगों ने, काफी नहीं लिख दिया, तो फिर इंशाल्लाह फिर मैं इसको मुकम्मल कर देता हूँ। चले जबरदस्त। एग्जाम्पल, एक्सप्रेस cos 3x इन टर्म्स ऑफ cos x। तो आपने कहा cos 3x को इन टर्म्स ऑफ cos x एक्सप्रेस करना है, तो आपने कहा एक काम करते हैं 3x को ब्रेक करते हैं, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लगाते हैं। आपने कहा cos 3x, तो 3x होता है 2x प्लस एक्स। 3x देखिए 4x होता ना, जो आगे एग्जाम्पल देखेंगे, तो आप डायरेक्ट डबल एंगल फॉर्मूला लगा सकते थे। क्यों, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 4 होगा 4a होगा तो यहाँ 2a हो जाएगा। तो अगर cos 4x होगा तो डायरेक्ट डबल एंगल फॉर्मूला लग सकता है, लेकिन 3 होगा ना तो फिर नहीं लगेगा, क्योंकि डेसिमल इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, फिर 1.5 हो जाएगा। यहाँ 3 होगा तो यहाँ 1.5 हो जाएगा। 1.5 मेरे किस काम का, मैं कैसे उसको अप्लाई करूंगा, फिर उसको ब्रेक करना पड़ेगा, वो बड़े लंबे प्रोसेस हो जाएगा। तो लिहाजा जब इवन नंबर हो तो डबल एंगल फॉर्मूला डायरेक्ट लगता है, लेकिन अगर ऑड नंबर हो जैसे 3x, 3 ऑड नंबर है, तो फिर हम कंपाउंड एंगल फॉर्मूला पहले लगाएंगे। तो cos 3x को cos 2x प्लस एक्स से ब्रेक किया। अब मैं जब इसको खोलने लगा तो ये हो जाएगा cos 2x cos x माइनस साइन 2x साइन x। कंपाउंड एंगल फॉर्मूला तो ऐसे ही लगता है ना। cos 2x cos x माइनस साइन 2x साइन x। अच्छा अब जो cos 2x cos x sin 2x sin x है, उसमें cos 2x और sin 2x क्या है, डबल एंगल फॉर्मूला से खुलेगा, और वो हमें ऑलरेडी पता है। अब मैं cos 2x को मजीद cos x प्लस एक्स करके लंबी करूं तो फायदा क्या है। cos 2x और sin 2x को अल्टीमेटली मुझे डबल एंगल फॉर्मूला
में ही कन्वर्ट करना है, तो मैं उसको वर्किंग दिखाने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि डबल एंगल फॉर्मूला वाली चीज तो ऑलरेडी गिवन है। तो अब मैं डायरेक्ट cos 2x की जगह डबल एंगल फॉर्मूला लगाऊंगा और sin 2x की जगह भी। सवाल ये पैदा होता है cos 2x के तो तीन वर्जन हैं, cos 2x के तीन वर्जन हैं, कौन सा वाला वर्जन लगाऊंगा? तो यार ऑब्वियस सी बात है, हमें cos x में कन्वर्ट करना है। तो कभी आइडेंटिटी प्रूविंग करनी हो और पूरी चीज इन टर्म्स ऑफ cos x हो, तो अंडरस्टूड है कि cos 2x की जगह आपको cos वाला वर्जन लेना है। और cos वाला वर्जन क्या है? cos वाला वर्जन क्या है? 2 cos² x -1, और ये हो जाएगा cos x माइनस साइन 2x माइनस साइन 2x, तो साइन 2x होता है 2 sin x cos x मल्टीप्लाई बाय साइन x। सही है, 2 sin x cos x मल्टीप्लाई बाय साइन x। अच्छा, अब यहां अगर आप देखें तो अब मैं इसको एक्सपेंड करने जा रहा हूं। 2 cos³ x माइनस cos x माइनस 2 sin² x cos x। सही है। अब अब सवाल पैदा होता है, हमें तो प्योरली इन टर्म्स ऑफ cos x चाहिए था, अब कौन सा मूव लेना पड़ेगा? तो अब आपको फौरन घंटी बजनी चाहिए कि sin² x है, और sin² x क्या होता है? sin² x होता है 1 माइनस cos²x। तो यहां मैं कर रहा हूं 2 cos³ x माइनस cos x माइनस 2 times sin² x विच इज 1 माइनस cos²x इंटू cos x। और फिर जो है जब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो 2 cos³ x माइनस cos x, अच्छा माइनस 1 माइनस cos² x इंटू cos x है, तो मत समझ लें -2 cos x को 1 माइनस cos² x से मल्टीप्लाई करना है। तो -2 cos x को 1 से करें तो -2 cos x, और -2 cos x को माइनस cos² x से करें तो +2 cos³ x हो जाएगा। फिर ये 2 cos³ x प्लस 2 cos³ x हो जाएगा 4 cos³ x, और माइनस cos x माइनस 2 cos x हो जाएगा -3 cos x। तो अल्टीमेटली साबित हो गया cos 3x is identical to 4 cos³ x -3 cos x। तो ये प्योरली जो है cos वाले वर्जन में मैंने इसको एक्सप्रेस कर दिया। तो आई हैव एक्सप्रेस्ड cos 3x इन द फॉर्म ऑफ cos x। जी बिल्कुल, मैं इसको री एक्सप्लेन कर सकता हूँ। cos 3x है, उसे मुझे इन टर्म्स ऑफ cos x एक्सप्रेस करना है। तो मैंने कहा 3 ऑड नंबर है, डायरेक्ट डबल एंगल फॉर्मूला नहीं लग सकता, इसको कंपाउंड एंगल फॉर्मूला से ब्रेक करेंगे। और अक्सर सवाल में वो गाइडेंस भी देता है बाय एक्सप्रेसिंग cos 3x एस cos 2x प्लस x। तो मैंने cos 3x की जगह लिख दिया 2x प्लस x। इसको हमने कंपाउंड एंगल फॉर्मूला से खोला, cos 2x cos x माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस में कन्वर्ट होता है, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला देखा था, cos a प्लस b इज cos a cos b माइनस sin a sin b, याद है? इसी तरह cos 2x cos x माइनस sin 2x sin x। cos 2x की जगह डबल एंगल फॉर्मूला 2 cos² x -1, cos x की जगह cos x, sin 2x की जगह sin का डबल एंगल फॉर्मूला 2 sin x cos x और इंटू sin x। बस यहां से मैं इसको
इंटू साइन एक्स सामने लिख दिया और बेहतर हो गया। अच्छा अब देखें, सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ जो हमने cos 2x की जगह डबल एंगल फॉर्मूला का वर्जन लिया, वो तो 3 वर्जन सिखाए थे, उसमें से कौन सा वाला वर्जन लेना है? तो हमें यहाँ क्योंकि cos x की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तो मैंने cos वाला वर्जन लिया। साइन वाला वर्जन लेने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता था, कोई तुक ही नहीं बनता था। तो मैंने cos 2x का वर्जन लिया, cos 2x का cos वाला वर्जन लिया, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, जो आपने अभी लिखी भी थी डबल एंगल फॉर्मूला और फॉर्मूला शीट में भी मौजूद है। फिर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 को cos x से मल्टीप्लाई किया, 2 sin x cos x को sin x से मल्टीप्लाई किया, तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद ये बन गया और ये मल्टीप्लाई होने के बाद ये बन गया। अब अभी भी ये प्योरली इन टर्म्स ऑफ cos x एक्सप्रेस नहीं हुआ, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? तो अब मैंने कहा यार साइन स्क्वायर एक्स को कैसे हटाएं? तो जो पहली वाली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज आइडेंटिकल टू 1, तो उससे मुझे पता है कि साइन स्क्वायर एक्स इज आइडेंटिकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैंने रख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। फिर ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड ही थे, इनको मैंने मल्टीप्लाई किया, माइनस 2 कॉस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया, या पहले माइनस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लें या पहले कॉस को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स, और फिर माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 कॉस एक्स प्लस 2 कॉस क्यूब एक्स। तो स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई कर ले, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, माइनस 2 कॉस एक्स को 1 से किया तो माइनस 2 कॉस एक्स आ गया, माइनस 2 कॉस एक्स को माइनस कॉस स्क्वायर एक्स से किया तो प्लस 2 कॉस क्यूब एक्स आ गया। 2 cos क्यूब एक्स 4, 2 cos क्यूब और एक्स और 2 cos क्यूब एक्स 4 cos क्यूब एक्स बन गया, माइनस cos एक्स माइनस 2 cos एक्स माइनस 3 cos एक्स बन गया। तो ये हमने पूरा cos 3x को एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ cos x। तो 4 cos क्यूब एक्स, cos क्यूब एक्स का मतलब होता है cos x का होल क्यूब, तो ये cos x की टर्म्स में ही एक्सप्रेस्ड है। तो cos x का होल क्यूब माइनस cos x, तो 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। वी हैव एक्सप्रेस्ड cos 3x इन द फॉर्म ऑफ cos x। तो जो सवाल था वो क्लियर हो गया अब? डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएशन कहाँ से आ गई भाई? अभी डिफरेंशिएशन का कोई यहाँ तक कॉन्सेप्ट नहीं है, डिफरेंशिएशन आगे सीखेंगे। ये आइडेंटिटी है जो हमने कंपाउंड एंगल फॉर्मूला से और डबल एंगल फॉर्मूला के थ्रू एक्सपेंड करके cos 3x को हमने आइडेंटिकल प्रूफ कर दिया कि cos 3x इज आइडेंटिकल टू 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो फिर कॉपी करना होगा। cos 4x फटाफट 1 मिनट में करवा देता हूँ ताकि फिर क्लास खत्म होने से पहले हम cos 4x तक कर लें। अच्छा, cos 4x इन टर्म्स ऑफ cos x एक्सप्रेस करना है, तो फिर आप वही काम कर सकते हैं। कोई चाहे तो वो इस तरह लिख सकता है cos 4x इज cos 2x प्लस 2x और उससे खोल सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा, बल्कि डायरेक्ट डायरेक्ट मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा। वैसे करने को आप सब कर सकते हैं, आके अगर आपके जहन में नहीं पिक कर होता तो फिर आपको जाहिर सी बात है जो भी आपके जहन में आएगा आप करेंगे कि cos 2x प्लस x है तो आप कहेंगे आइडेंटिकल टू cos 2x, cos 2x माइनस sin 2x sin 2x, जो कि बन जाएगा आपका cos स्क्वायर 2x माइनस sin स्क्वायर 2x। बल्कि आप यहाँ पर क्या करेंगे, फिर आप यहाँ cos 2x वाला वर्जन लिखेंगे, यहाँ भी cos 2x वाला वर्जन लिखेंगे जो डबल एंगल फॉर्मूला है, यहाँ भी sin 2x वाला वर्जन लिखेंगे, यहाँ भी sin 2x वाला वर्जन लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे। लेकिन डायरेक्ट मैं आपको कहूं तो आप डायरेक्ट डबल एंगल फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। cos 2x के डबल एंगल फॉर्मूला 3 है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब मैं कौन सा वाला वर्जन यूज करूंगा पता है? ये वाला वर्जन यूज करूंगा। वजह, मुझे cos x में लाना है। अच्छा, और डबल एंगल फॉर्मूला क्यों यूज कर रहा हूँ? कंपाउंड एंगल फॉर्मूला जैसे ऊपर 3x में कंपाउंड एंगल फॉर्मूला यूज किया था, यहाँ क्यों यूज करने की जरूरत नहीं है? यहाँ डबल एंगल फॉर्मूला डायरेक्ट क्यों यूज हो सकता है? क्योंकि 4 जो है वो इवन नंबर है। तो अगर cos 2x 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 है तो cos 4x क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1।
टू कॉस स्क्वायर 2x -1। क्या किया मैंने? कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लगता तो ये काम कर सकते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपाउंड एंगल फॉर्मूला नहीं लग सकता, जाहिर सी बात है लग सकता है। डबल एंगल फॉर्मूला भी कंपाउंड एंगल फॉर्मूला से ही निकला है। लेकिन 4x जो है डायरेक्ट देखें 2x में कन्वर्ट हो रहा है। 2:1 का रेशियो, यहाँ 2x था तो यहाँ x था, तो यहाँ 4x है तो यहाँ 2x है। सही है। अच्छा, अब ये बात मुझे पता है, पहले भी मैंने सिखाई है, एएस में भी पता है कि cos x होल स्क्वायर जो है वो ही cos स्क्वायर x कहलाता है। तो यहाँ अगर cos स्क्वायर 2x है तो वो क्या होगा? cos 2x का होल स्क्वायर। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ। 2 cos स्क्वायर 2x है, इसका मतलब मैं यहाँ लिखता हूँ cos 2x का होल स्क्वायर -1। सही है। अच्छा, अब क्या होगा? 2 cos स्क्वायर 2x -1 है, cos 2x का होल स्क्वायर, तो cos 2x इटसेल्फ हमें पता है क्या है? हाँ भाई पता है। cos 2x क्या होता है? cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x -1 का होल स्क्वायर -1। और फिर जब इसको हमने एक्सपैंड किया तो ये 2 है। 2 cos स्क्वायर x -1 का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी होल स्क्वायर। अच्छा, पहले यहां तक कंफ्यूज ना हो, यहां तक मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x -1, तो cos 4x हो गया 2 cos स्क्वायर 2x -1। 4x की जगह पे क्या आ गया? 2x आ गया। 4x की जगह पे 2x आ गया। अब जब डबल एंगल फॉर्मूला से ये ऑब्टेन किया तो फौरन क्लिक किया कि डबल एंगल फॉर्मूला के बाद फिर डबल एंगल फॉर्मूला लगेगा। डबल एंगल फॉर्मूला की एप्लीकेशन की तो 4x है तो यहाँ 2x आ गया। लेकिन जब यहाँ 2x आया तो मैंने कहा ये तो cos 2x का होल स्क्वायर है, और cos 2x इटसेल्फ डबल एंगल फॉर्मूला के थ्रू खुल जाएगा, क्योंकि cos 2x का डबल एंगल फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x -1। तो उसकी जगह मैंने ये अप्लाई कर दिया। बिल्कुल घबराना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने स्टेप्स को फॉलो करना है, और इंशाल्लाह प्रैक्टिस होगी तो बात क्लियर हो जाएगी। अब 2 cos स्क्वायर x -1 क्या होगा? a माइनस बी होल स्क्वायर से खोलें तो a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 2 cos स्क्वायर x -1 होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर 2 cos स्क्वायर x का स्क्वायर करेंगे तो 4 cos 4x -4 cos स्क्वायर x +1। a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, और एंड में -1। अब जरा इसको अगर आप एक्सपैंड करें तो ये हो जाएगा 2 4 8, 8 cos 4x -8 cos स्क्वायर x +2 -1, +1 इंटू 2 हो जाएगा +2 और -1, तो +2 -1 हो जाएगा +1। 8 cos 4x -8 cos स्क्वायर x, 2 इंटू 1 इज +2 एंड में -1, 2 -1 इज +1। अल्टीमेटली cos 4x को इन टर्म्स ऑफ cos x करना था। I have expressed cos 4x in terms of cos x। ये हमारा मुकम्मल तौर पे जो है हमने cos 4x को एक्सपैंड कर लिया। तो cos 3x को भी एक्सपैंड करना सीख लिया, cos 4x को भी एक्सपैंड करना सीख लिया। ये दोनों प्योरली इन टर्म्स ऑफ cos x हो सकते थे। sin 3x भी शायद हो जाए, sin 4x कुछ भी एक्सपैंड करने आ सकता है, लेकिन किस तरह से एक्सपैंड करते हैं मैंने आपको आइडिया दे दिया। बाकी सवालात के साथ पास पेपर जब हम करेंगे तो इंशाल्लाह ये बात हमें और क्लियर हो जाएगी। जनाब यहाँ तक क्लियर है? एक्नॉलेज कर दें, स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आराम से कॉपी कर लीजिएगा, ताकि जिसकी अगली क्लास है वो अगली क्लास के लिए चला जाए। यहाँ तक सबको क्लियर है? चलें अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह जो है वो ट्रिग्नोमेट्री को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और इसको मजीद नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। तो क्लास को इंशाल्लाह यहीं तक रखते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।